नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान वैसे तो बहुत सारी घटनाओं के लिए चर्चा में रहता है और अधिकांशतः गलत कारणों से चर्चा में रहता है। चाहे वहाँ के अंदरूनी राजनीतिक हालात हों, चाहे वहाँ की जो चौपट हो रही अर्थव्यवस्था हो, चाहे वहाँ पल रहे आतंकवादी समूहों की कारस्तानियाँ रही हों, चाहे भारत के खिलाफ, चाहे ईरान के खिलाफ या दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भी जहाँ-जहाँ बड़ी वारदातें हुई हैं, उनके लिंक कहीं न कहीं हमें पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं। अब ये किसी से दबी-छिपी बात है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो पूरी तरीके से अलग-थलग है और जो उसके अंदरूनी हालात हैं, यानी वो 1947 में अलग देश बना ज़रूर, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में जो पहचान होनी चाहिए थी, वो बन ही नहीं पाई कभी। और इस पर भी बड़े भारी प्रश्न उठते रहे कि एक राष्ट्र के तौर पर ये अलग होने के बावजूद अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वहाँ अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। बलूचिस्तान में अलग तरह की दिक्कतें हैं, वो कभी पाकिस्तान के साथ मन से जुड़ ही नहीं पाए और जिस तरह के अत्याचार वहाँ होते रहे हैं सेना के द्वारा, वो तो मानव अधिकारों के उल्लंघन का इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही उदाहरण है। सिंध में अलग आंदोलन चलते रहते हैं। इसी तरीके से वहाँ शियाओं में, सुन्नी में, अहमदी, मुहाजिर भाषा को लेकर के अलग-अलग मसलों को लेकर के वो आपस में ही भिड़े रहते हैं। और जो साजिशन या पंडित नेहरू की गलती से या चूंकि उस समय दोनों ही देशों में मिलिट्री को हेड अंग्रेज कर रहे थे, तो उनकी साजिश की वजह से जो हमारा कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा मीरपुर से लेकर के और तमाम इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, वहाँ भी आप देख लीजिए लगातार वहाँ पर प्रदर्शन, धरने और तमाम जो है वो विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं। उधर गिलगिट और बाल्टिस्तान में भी हम यही देख रहे हैं, वहाँ हड़ताल चल रही है। वहाँ भी लोग अब ये स्वर उठने लगे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। या तो जो विकास की एक धारा जम्मू कश्मीर में बहती हुई अब दिखाई दे रही है 370 और 35 से हटने के बाद, और जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों की तरह अधिकार मिलने शुरू हुए हैं, या तो हमें वो सब दिया जाए, नहीं तो फिर ये सीमा के दरवाजे खोल दिए जाएं। हमारी इच्छा है हम इधर रहें या फिर भारत की तरफ चले जाएं। तो बहुत बड़े सवाल हैं। इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और बहुत ही गहरी समझ रखते हैं जियोपॉलिटिक्स की भी, रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों की भी, मेजर जनरल सुधाकर जी। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। सुधाकर जी साहब, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल में मेरे को इनवाइट किया, तहे दिल से आपको बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहता हूँ, अभी पाकिस्तान में आम चुनाव भी होने वाले हैं और आम चुनाव से पहले एक कॉल दी गई है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के, पीओजेके को लेकर के 5 फरवरी की कॉल दी गई है। तो ये पूरा मसला एक्चुअल में है क्या जनरल साहब, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए ओंकार जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, तो उसके जवाब में मैं सिर्फ क्विक पॉइंट्स, क्योंकि कोई भी चीज आज के दिन में विश्व में हो या देश के अंदर हो, अगर आइसोलेशन में आप देखते हैं तो पूरी पिक्चर जो है समझ में नहीं आती है। मोटा मोटा मैं कहना चाहता हूं कि 2019 से लेके अभी तक एक कोविड पैंडेमिक
का बैकड्रॉप, उस रूसो यूक्रेन वॉर और रूसो यूक्रेन वॉर की वजह से और कोविड पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, इससे विश्व में हर नागरिक के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। सिर्फ ग्लोबल साउथ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा लीडिंग इकोनॉमीज के ऊपर ज्यादा असर पड़ा है ग्लोबल साउथ से ज्यादा। और उसके बाद ये जो गाजा और जो हमास का जो अटैक हुआ इजराइल के खिलाफ, और ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है। एक केंद्र बिंदु गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में से फैल के अभी रेड सी और इधर ईरान और पाकिस्तान, हमारे पोरबंदर से पश्चिम की तरफ 217 नॉटिकल माइल्स दूरी पे जो ड्रोन अटैक हुआ है जहाज के ऊपर, उसी दिन दूसरे जहाज साई बाबा एक नाम है जहाज का, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। अगर 217 किलोमीटर दूरी पे एक ड्रोन अटैक हो रहा है, तो मेरे अंदाज से पोरबंदर या मुंद्रा हो या मुंबई हो, अटैक होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये 26/11 की बात भूल जाइए, अभी वो होटल के अंदर अटैक ना करके ड्रोन के जरिए से आराम से अटैक कर सकते हैं। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ वॉरफेयर, इसमें बहुत पैराडाइम शिफ्ट होने लगे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर बाहर की तरफ आप देखेंगे, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये तीनों जो इसके जो पड़ोस हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। सो और पाकिस्तान के अंदर जब आप देखते हैं तो उसमें आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आपका एक नया एक आउटफिट अभी निकला है ई जिहाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ई जिहाद, क्योंकि एफएटीएफ से थोड़ा सा बचाव के लिए नए नए नाम के साथ वो शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान के देखिए, ये इंटरनल एक रिवोल्यूशन है उनका, बलोची लिबरेशन आर्मी और बलोची लिबरेशन फ्रंट, जो कि आज के दिन में ईरान में सिनिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। तो क्या चाहते हैं वो? यही चाहते हैं कि बलूचिस्तान को ईरान ने 1925 को जो एनेक्स किया था, और बलूचिस्तान को जोर जबरदस्ती स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद जिन्ना साहब ने किंग ऑफ कलाट को लाके एट गन पॉइंट ब्रॉड डे लाइट में फौज को बलूचिस्तान के अंदर घुसा के, जबकि बलूचिस्तान उन दिनों में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ करता था, 2 हाउसेस, लोकसभा लोअर हाउस एंड अपर हाउस, गन पॉइंट में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया। सो ऐसा हालत में एक सिंध प्रोविंस में एक विद्रोह चल रहा है। आप नीचे अगर ग्वादर की तरफ देखते हैं बलूचिस्तान में, उधर फिशरमैन राइट छीन के चाइनीज वेसल्स को दिया गया है। लोकल लोगों का जो लाइवलीहुड है वो छीन लिए हैं। शिप एक जो बन रहा है बलूचिस्तान के बीच में से, चाइनीज पॉपुलेशन आके काम कर रहे हैं, उसमें ना बलूचिस को कोई फायदा हो रहा है ना पाकिस्तानीज को। पंजाबाइजेशन पूरा ज्यादातर हो चुका है। जैसे कि पॉपुलेशन आज के दिन में अगर मानते हैं पाकिस्तान का 24 करोड़ है लेटेस्ट फिगर के मुताबिक, अदरवाइज 22 करोड़ मानते थे। पंजाब का पॉपुलेशन करीब करीब 14 से 15 करोड़ है, और पंजाब का जो 14-15 करोड़ है, इसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन अलग अलग प्रोविंसेस में बंटे हुए हैं। बलूचिस्तान में जाके बसे हुए हैं, POJNK के अंदर बसे हुए हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी कुछ लोग जाके बसे हुए हैं, सिंधुस्तान में बसे हुए हैं, इस खैबर पख्तूनख्वा में जाके जोर जबरदस्ती उधर ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो मेन इशू क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? तो पश्तून्स हैं, वो दुरान लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो एग्रीमेंट कभी हुआ था 1896 या 93 में, 100 साल के लिए लागू था, वो टाइम पूरा हो गया है। एंड टाइम पूरा होने के बाद उनका एक हक है कि ये बाउंड्री या बॉर्डर हम मानते नहीं है, और दोनों तरफ पश्तूस्तान है, ये डिमांड कर रहे हैं। सिंधुस्तान भी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी एक सोवरेन राइट है, बलूचिस्तान कह रहे हैं हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ऐसा जो माहौल है, प्लस ये आपको समझना है कि जून 2023 से अभी तक इनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट 185 बिलियन, मेरा लास्ट कैलकुलेट मैंने जून के महीने में किया था पिछले साल, उसके बाद दिसंबर तक कहते हैं कि 135 बिलियन US$ की डेट सर्विसिंग उनका पेंडिंग था, और चाइना का इसमें से 30% देना है
और चाइना का हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2% से ज्यादा, जितने वर्ल्ड बॉडी से लेते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इस किस्म की संस्था से जब लिया जाता है तो ये 1 to 2%, और ग्रांट जो है मिनिमम अमाउंट। तो ऐसा इकोनॉमिक स्थिति में, और जब फौज का हालत आप बताएंगे तो फौज अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग आर्मी लाइक थिंग्स, ये सब सीमेंट बनाना, कार्डबोर्ड बनाना, प्लाईवुड बनाना, साबुन बना रहे, एक मार्केटिंग इंडस्ट्री उनका उसमें सब बिजी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत कमी है। ये जो स्थिति है, इसी के बैकड्रॉप के साथ अगर आप देखते हैं जो POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में ये किस्म का एक रिवोल्यूशन एक स्टार्ट हुआ है, पीपल ड्रिवन रिवोल्यूशन। ना कोई देश उनको सपोर्ट कर रहा है, ना और कोई। क्यों करने का कारण यह है कि सबसे पहले उनको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली 1947 से लेके अभी तक दे हैव बीन चीटेड। नाम के लिए एक असेंबली बना रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, कोई उनका बजट एलोकेशन कोई सुनाई नहीं होती है, और ना उनका कोई फंडामेंटल राइट्स है, ना ह्यूमन राइट्स है। नंबर 2, यही 2 जगह है POJK के बेसिकली 1/3 ऑफ जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया है या ऑक्यूपाई करके रखे हैं, 2/3 है गिलगित बाल्टिस्तान। ये दोनों हिस्सों में लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है फॉर लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल, पानी की बात करिए, बिजली की बात करिए, लकड़ की बात करिए, मिनरल की बात करिए, गिलगित बाल्टिस्तान 2 ऐसे जगह हैं जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा ग्लेशियर मिलते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। पानी इतने होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं मिलता है लोगों को, आटा नहीं है आज के दिन में, गैस नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास, कंबल नहीं है, दवाई नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। ये आज का नहीं है, पिछले कोई सालों से चलते आ रहे लगातार। उनको फौज का, मैं तो कोई जगह अभी पढ़ रहा था, फौज में कोई संस्था है पिछले कोई सालों से उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया। तो ऐसा जब माहौल हो जाता है तो लोगों का एक बेसिक एस्पिरेशन जो है फुलफिल नहीं होता है। तो ये एक सेल्फ ड्रिवन लोगों की तरफ से ये एक विप्लव है, एक रिवोल्यूशन है सरकार के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। समय आ गया है। आप कश्मीर के आर पार आप देखिए, पीर पंजाल के उस तरफ आप देखते हैं कश्मीर वैली में क्या डेवलपमेंट, रोड की चौड़ाई, रेलवे लाइन, आप एम्स की बात करिए, IIMs की बात करिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल फंडिंग देखिए किस तरफ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, ये सारे चीजों को देख के उनको ये एहसास नहीं बल्कि वो कन्विंस हो गए हैं कि ये तो बहुत बुरी तरह उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान में। तो समय आ गया है ये अपने आप प्रयास करके हिंदुस्तान के साथ जोड़ना, ये एक रास्ता उनको अपनाना पड़ेगा। और यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर मिर्जा साहब हैं, जो 5 फरवरी को गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन लंदन ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ये बहुत एक अहम कदम उठा रहे हैं। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये कदम तो मैं कह रहा हूं 1994 में जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन हमने लिया था कि हमारा ये अटूट अंग है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम लेके दिखाएंगे और लेंगे इसको वापस, ये उसी समय हो जाना था। अभी 30 साल हो गया, कोई कदम नहीं उठाया है। अगर राम मंदिर बना सकते हैं 550 साल के बाद, इतना स्ट्रगल, इतना परिश्रम करने के बाद, तो हिंदुस्तान को इससे बेहतरीन और मौका कब मिलेगा? इस किस्म के सरकार जो एक हिंदुस्तान, इस अखंड भारत नहीं कह रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में हिंदुस्तान का एक नुमाइंदा, एक सिटीजन होने के नाते आज मेरा छाती चौड़ा होकर मैं कह सकता हूं कि मैं हूं हिंदुस्तानी। मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ गया है पिछले 10-12 साल के अंदर या 10 साल के अंदर। मैं अमेरिका से अभी आया हूं थोड़े दिन पहले, सैन होजे में जब घूम रहा था, कैलिफोर्निया का एक पुलिस मेरे को सैल्यूट मार रहा है। मैं उसको पूछा, भाई मेरे को क्यों सैल्यूट मार रहे हो? वो जवाब में कह रहा है कि सर हम आपको नहीं सैल्यूट मार रहे हैं, हम एक हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी है उसका आत्मविश्वास का हम सैल्यूट दे रहे हैं।
ये यही विचार, ये नजरिया मैं देखा अभी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क से होके आया हूं, वहां पे भी यही माहौल है। आज के दिन में हिंदुस्तान का जो छवि है अंतरराष्ट्रीय लेवल में बहुत ऊंचे दर्जे के ऊपर आ चुका है। बैक टू यू ओमकार जी। जी जी। और ये जनरल साहब जो अक्सर बात कही जाती है, चलिए डॉक्टर मिर्जा और उनके साथी जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और मुझे लगता है कि भारत की जब कोई भूमिका होगी तब भारत भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत के लिए सही समय है, पीओजेके में वो कुछ कार्रवाई करे, गिलगिट बाल्टिस्तान में करे, क्या अभी वास्तव में वो एक समय आ गया है कि जब भारत को उस तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए? या जो संकेत हमारी सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग देते आ रहे हैं कि भाई उनको फैसला करने दीजिए, वो जब खुद ये महसूस करेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तब जाकर के भारत अगर आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर समय होगा और टाइम होगा, पर अभी जल्दबाजी होगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ओमकार जी। देखिए, कोई भी नया चीज 21st सेंचुरी में इस किस्म की इंटीग्रेशन, हमारा अटूट अंग को जोड़ने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ काइनेटिक ऑप्शन होता है, नॉन काइनेटिक होता है, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह उन्होंने बोला है, ये जमाना, ये एरा लड़ाई की नहीं है। डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से हम हर चीज को हासिल करेंगे जो हमारा है। इसी को केंद्र बिंदु रख के अगर हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मुताबिक, क्या भारत के सामने ये पहली बार कोई एक सरकार है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एम रखा है कि 2047 तक हमारा देश एक ग्लोबल, एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। 2047 तक हम $30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनना चाहिए। पर कैपिटा इनकम बढ़ोतरी होना चाहिए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना चाहिए, हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक चीज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे चीजों के लिए हमारे सोच की जरूरत है, सोच में बदलाव चाहिए। लेकिन साथ ही एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कहना चाहता हूं, ये ऑब्जेक्टिव के खिलाफ अगर आप तुलना करते हैं, ये पहाड़ों को जाके हम कैप्चर करेंगे, जो दूर दराजा जो पहाड़े हैं हाई अल्टीट्यूड में लड़ाई करके आप चुनौती इतने सामना करेंगे। अगर आप कैप्चर कर भी लेते हैं, आज के दिन में जो जियो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान किस लिए क्रिएट हुआ था, किसने किया था? यही यूएसए और यूके क्रिएट किए थे। किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के खिलाफ। क्या गारंटी है इसको लेने के बाद वो सपोर्ट करेंगे हमें? तो मेरा कहना यह है कि ऑन वन हैंड थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली ये हमारा अटूट अंग है और इसको हम डिमांड करते रहेंगे और उसको हम लेंगे। दूसरी बात, जब फिजिकली इसको ट्रांसलेट करते हैं, हमें यहाँ पे तराजू तुलना करना पड़ेगा, क्या $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते में हम चले या इसको किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके इसको हम वापस लें। मेरा विचार जिस तरफ है, समय जरूर 1994 में नहीं था, समय अभी आ गया है। 75 साल के बाद अगर आप राम मंदिर बना सकते हैं, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना सकते हैं, एक हिंदुस्तान की जो रुपया है, जो फीलिंग है, आप ये दे सकते हैं, आत्मविश्वास एक उच्च स्तर पे ला सकते हैं हर हिंदुस्तानी के भावनाओं में, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो प्रयास कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। 94 में आप पार्लियामेंट रेजोल्यूशन लेके अगर चुप रह जाते हैं तो मेरे ख्याल से समय आ गया है। अगर हम ज्यादा देर करेंगे, देखिए ओंकार जी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैं जानता हूं ये हमें परमिट नहीं करता है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि जितना आप इन्वेस्ट कोई चीज के लिए करते हैं, उसका आउटकम में अगर बेनिफिट नहीं होगा तो ये इन्वेस्टमेंट आपका बेकार हो जाता है। क्या हमारा आउटकम गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके लेने से $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह भी हमें मदद करेगा? मेरे ख्याल से नहीं करेगा। तो क्या हम उसको नजरअंदाज कर दें? नहीं, नजरअंदाज करने का, एक नेशन बिल्डिंग का जो केंद्र बिंदु है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? क्या मिडिल पाथ कोई है? यस, मिडिल पाथ है।
जो कि हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35 अल्फा एब्रोगेट किया गया, ये हमारा स्टेप कदम जो है मेरे विचार के मुताबिक ये पहला कदम, अहम कदम था। नंबर 2, इसी के साथ जब मैप पूरा विश्व में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, ये दूसरा स्टेप था, जो चाइना इन चीजों में माहिर है। तीसरा स्टेप जो डिलिमिटेशन हो चुका है, फाइनलाइज हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, एरिया बढ़े हुए हैं। 1947-48 को जो रेफ्यूजी आए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, करीब 2 मिलियन रेफ्यूजी आए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK से। 2 मिलियन हिंदू और सिख्स, कुछ जम्मू कश्मीर, हमारा कश्मीर वैली से भी आए थे। ये आप देखेंगे, आप गए होंगे कठुआ, सांबा, उधमपुर, ये सारे जगह में बसे हुए हैं। तो इनको अगर आप लेते, उनका सिटीजनशिप अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये सारे चीजों जो मसले हैं, इनको आप डिलिमिटेशन में जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, हाँ ये भी व्यूअर्स को बताना जरूरी है। आप कब तक इंतजार करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर का जो स्टेट असेंबली है, 111 होता था, उसमें से 84 होते थे ऑक्यूपाइड, बाकी सारे वेकेंट पड़े रहते थे। अभी डिलिमिटेशन के बाद अगर मेरे को याद है सही, 7 सीट और बढ़ी है मेरे ख्याल से। तो ये जो टोटल सीट है, कब तक खाली पड़े रहेंगे? समय आ गया है, उनको इलेक्शन में लेना चाहिए। लोग सवाल पूछेंगे कैसे करोगे, वो तो पहाड़ी के उस तरफ है, बीच में हो जाता है। क्यों, बाकी कोई देश में नहीं हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से? क्या ऑनलाइन नहीं हो पाता है वोटिंग? उनको, जैसे अभी इंडियन वेदर डिपार्टमेंट 2018 या 19 से उन्होंने वेदर रिपोर्ट देना शुरू किया है, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फरबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, ये सारे जगह का। इसी तरह क्या हम डिजिटली इनके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं? ये हो चुका है काफी हद तक। मेरे खबर और रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान की तरफ से बहुत प्रयास हुआ है, और ये रिकॉर्ड टाइम टू टाइम ये इवॉल्व कर रहे हैं और अपडेट भी किया जा रहा है। मेरे अंदाज से समय आ गया है नेक्स्ट स्टेप में स्टेटहुड का मान्यता देना निहाती आवश्यक है। स्टेटहुड का मान्यता देने के बाद इलेक्शन करने से, बिना कोई राउंड, बिना गोला फायर करके, हमारा राइटफुल ऑब्लिगेशन और एंटाइटलमेंट हम लीगली और टेक्निकली इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आएगा काइनेटिक या नॉन काइनेटिक। पाकिस्तान अपने साथ ही, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये शुरू से उनके विचार ये रहा है, पड़ोस को और भूगोल को आप कभी बदल नहीं सकते हो, पड़ोस के साथ रहना है मिलजुल के। श्रीनगर JNK वैली लिबरेशन बोल बोल के आपका डीप स्टेट का जो फिलोसॉफी है, क्या मिला है अभी तक? भिखारी बन गया है पूरा देश। आइए साथ में हाथ मिला के आगे चलते हैं। कहां तक हो पाएगा, टाइम विल टेल। मैं नहीं कह सकता हूं। कोई अच्छे विचार के साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान मिलके आगे कदम रखते हैं, कहीं ना कहीं कारगिल जैसे हादसा शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में मैं कहने के यही कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो आर्म फोर्सेस है, हमें हर हालत में चौकस रहना है, अलर्ट रहना है। डोंट लोअर योर गार्ड, बट एट द सेम टाइम अगर हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इज बीइंग एक्सटेंडेड, जेन्युइन फ्रेंडशिप, सिंसियर फ्रेंडशिप, तो उसके साथ आगे एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप के साथ दोनों देश के बीच में। हाँ, ये भी कह देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट लीडर है पाकिस्तान के, एक समय में उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि भैया आप PO-JNK ले लो यार। एक सुझाव आया था, आपको पता होगा, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में थोड़ा सा वो पीछे कदम रखे थे, लेकिन अगर उस समय शुरू हुआ था एट द पीक ऑफ इंसर्जेंसी, पीक ऑफ टेररिज्म इन JNK वैली, तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? तो मेरे ख्याल से समय आ गया है, सूनर द बेटर। ज्यादा देरी करेंगे तो ये चाइना जो है, ये धीरे धीरे उसका जो अंग बिलंग जो है फैला रहा है। पाकिस्तान के अंदर उसके ऑफिसर्स, JCO जोवर आके IB सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ डिप्लॉयमेंट होते हुए देखे गए हैं, और पाकिस्तान के ऑफिसर JCOs क्रॉस अटैचमेंट में जाके नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ डिप्लॉय होते हुए देखे गए हैं। बैक टू यू। अब आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना में, बाकी नेताओं की तुलना में थोड़ा सा उदारता रखते हैं। एक प्रयास अटल जी ने किया था, जिसकी चर्चा अभी आपने की है, करगिल हो गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्याशित तौर पर लाहौर उतर गए थे, मॉस्को और अफगानिस्तान होते हुए जब दिल्ली लौट रहे थे। भले ही बहुत छोटी विजिट थी और अप्रत्याशित थी,
लेकिन कूटनीतिक हलकों में उसको बहुत अहम माना गया। उसके बाद पठानकोट एयरबेस पर अटैक हो गया। तो जब तक वहाँ मिलिट्री और जब तक वहाँ आईएसआई इस तरह की हरकतें करती रहेगी, और हमने ये देखा है, इमरान खान विपक्ष में रहते हैं तो भारत की प्रशंसा करने लगते हैं, भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करने लगते हैं। जब सत्ता में होते हैं, जब कुर्सी पर होते हैं, तो मिलिट्री जो चाहती है वो बयान देना पड़ता है इन लोगों को। तो ऐसे में भारत के साथ भी और जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनके उनके साथ भी ये दिक्कत है कि बात किससे करें। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से जैसे भी चुनी गई है, हम सरकार से बात करेंगे, मिलिट्री से बात तो कर नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल उठाया ओंकार जी। देखिए, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि कहीं पे कोई भी घटना होता है, आइसोलेशन में अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो बड़ी पिक्चर हम मिस आउट कर देंगे। आज के दिन में पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये अपने मन मर्जी से नहीं आ रहे हैं, तो कोई एक बिग पावर है पीछे जिसके डिक्टाट पे इधर भेजे जा गए हैं, और आर्मी को बताया गया है डायरेक्शन कि आप उसको सपोर्ट करेंगे। और ये भी मेरे विचार के मुताबिक ये भी कहा गया है कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ो। अब कहां तक घुटने पे आ गए हो, आपका इकोनॉमिक स्थिति देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, आपका कोई पड़ोस के साथ आपका कोई अच्छा संबंध नहीं है। आपका जो तालिबान को आपने क्रिएट किया था वही तालिबान आप वो मानने लगे हैं। आप खुद ही बोल रहे हो कि 67 आइडेंटिफाइड रजिस्टर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब विश्व में है, उसमें से खुद इमरान खान 3 इंटरव्यू में बोल रखे हैं 50 तो उनके हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ। बट एक्चुअली 12 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 5 हिंदुस्तान की तरफ ऑपरेट कर रहे हैं और 7 जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल से ये समय आ गया है उनको सिंसियरली 2-3 चीजें करना चाहिए। नंबर 1, मिलिट्री को जितने जल्दी ये पॉलिटिकल करेंगे, मतलब पॉलिटिक्स से पूरा दूर हटा लेंगे। कुछ कुछ छोटे छोटे कदम उठा है उन्होंने। पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आपको पता होगा 1950s 54 में था। जब मर्जी तब फौज में अंदर आके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं, जिसको मिलिट्री कू बोलते हैं। ठीक है ना। सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अभी थोड़ा सा ट्विक हुआ है 2011 को। उसके बाद उन्होंने एक विद इन द आर्मी उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया है, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन, कि किसी भी हालत में पॉलिटिक्स में ये अंदर नहीं घुसेंगे। जैसे बाजवा साहब थे पिछले चीफ, कम से कम ओपनली स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। तो मेरा कहना यह है कि जितने जल्दी आर्मी को ये पॉलिटिकल बना लेंगे, जितने जल्दी एक प्रोफेशनल आर्मी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन में करेंगे, उतना ही फायदा होगा। अभी पूरा फौज उनका बिजनेस में लगा है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कागज, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड, कोई भी टॉयज, अलग अलग चीजें, खाना पीना, होटल इंडस्ट्री, सब वही चला रहे हैं। इससे दूर हटकर करना। नंबर 2, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया, ये जो 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी या एक इस्लामिक रिपब्लिक का, जब तक इनको एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी नहीं देगा एक देश, ये देश का जो ओरिजिनल स्टेटस है एज ए नेशन स्टेट, ये इसी तरफ चलते जाएगा। समय आ गया है देश के अंदर ये सूझबूझ आपस में सलाह मशवरा करके एक सीरियस और सिंसियर स्टेप इस दिशा में चलेंगे, तब उनको फायदा हो सकता है। तो मेरे विचार के मुताबिक कि ये जरूर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज है, ये आर्मी को बिल्कुल पॉलिटिकल बनाना निहाती आवश्यक है। जो हो सकता है आज के दिन में जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में, पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करने की, इसमें अमेरिका रहे तो हिंदुस्तान का फायदा होगा काफी हद तक, और चाइना अगर आ जाता है हमारा नुकसान उतना ही है। चाइना स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट 2022 के मुताबिक, अक्टूबर 2022, चाइना नंबर 1 एनिमी है यूएसए का। तो ये यूएसए के इंटरेस्ट में पाकिस्तान जो वैसल स्टेट है चाइना का, इसके अंदर धीरे 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 अपना जो एंट्रेंचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, काफी अपना पकड़ को मजबूत करने की काफी हासिल कर चुका है। इसीलिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए थे मुनीर साहब मिलने, इसीलिए उनके हुक्म पर ये जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो मिसाइल काउंटर स्ट्राइक हुआ है, स्ट्राइक एंड काउंटर स्ट्राइक, और एयरक्राफ्ट जाके हमला करके आया ईरान से, पाकिस्तान आज के दिन में ऐसा स्थिति में नहीं है जाके हवाई जहाज आके अटैक करके कोई पड़ोस देश में आ सकता है।
किसी की सही। इजाजत, किसी के परमिशन है, किसी का ब्लेसिंग्स है। तो मेरा यही कहना है, अगर अमेरिका चाहेगा इसको डिसिप्लिन कर सकता है और हिंदुस्तान के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं और चाइना को इफेक्टिवली कंटेन किया जा सकता है। बैक टू बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू जी। जय हिंद। जय हिंद।